नमस्ते श्रोतागण। कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं आदर्श मलगोरिया जी की कहानी मरीचिका। राजन शाम को घर में घुसते ही बोला, ईला, शनिवार को तैयार रहना, सब मित्रों के साथ मिरिक जाने का कार्यक्रम बनाया है। ईला सुनकर भी रसोई में बैठी चुपचाप अपना काम करती रही। अब की बार राजन जरा जोर से बोला, ईला, सुन लिया ना, शनिवार को मिरिक जाने का कार्यक्रम है। ईला झल्लासी गई। हाँ हाँ, सुन लिया, लेकिन तुम ही जाना। तुम तो जानते ही हो कि मुझे पहाड़ पर आने जाने में कितनी परेशानी होती है। इसमें परेशानी की क्या बात है? मतली रोकने के लिए खट्टी मीठी गोलियां चूसती रहना। मुझे साथ घसीटने की तुक क्या है? तुम्हारा मन है तुम ही चले जाना, ईला ने दो टुक शब्दों में कहा। राजन खिन्न सा हो गया। पता नहीं कैसी है ईला, कोई भी कार्यक्रम बनाओ, कभी सिर दर्द तो कभी मूड खराब, सदा कोई ना कोई झंझट लगा ही रहता है। वह गुस्से में पैर पटकता हुआ बिना चाय पिए ही बाहर चला गया। इतना जरूर कहता गया, अकेले ही जाना होता तो शादी किस लिए की थी। इला को बुरा भी लगा, वह अपने पर क्रोध भी आया। कितना दुख देती है राजन को वह। हर समय उसके पिकनिक या सैर के उत्साह पर पानी फेर देती है। वह उसे प्रसन्न करने का भरसक प्रयत्न करता है, परंतु इला का मन सदा बुझा बुझा ही रहता है। शादी को 2 साल होने को आए, परंतु अब तक वह अपने अतीत को नहीं भुला पाई थी। कॉलेज में पढ़ते समय अपने सहपाठी रमन के साथ उसकी जान पहचान मित्रता की सीमाओं से काफी आगे बढ़ गई थी। बस में दोनों एक साथ चढ़कर विश्वविद्यालय जाते थे। शुरू शुरू में तो मुलाकात एक दूसरे की पहचान तक ही सीमित रही। फिर धीरे धीरे अनजाने ही दोनों एक दूसरे की प्रतीक्षा करने लगे, जब तक दूसरा ना आ जाता। उनमें से कोई बस में न चढ़ता। सुब्रत पार्क से विश्वविद्यालय तक कितना लंबा सफर था। 1 डेढ़ घंटे तक दोनों गप्पे मारते रहते। समय कैसे कट जाता पता ही न चलता। विश्वविद्यालय में दोनों कला संकाय के स्टॉप पर उतरते। कक्षा के बाद अक्सर दोनों बैंगर्स में जा बैठते। चारों ओर छात्रों की भीड़ रहती। रमन कूपन खरीदकर भीड़ में घुसकर खाने पीने का सामान ले आता। कभी कड़की होने पर दोनों एक एक हॉट डॉग खरीदकर कहीं छाया में बैठकर खा लेते। दोनों की मित्रता सहज भाव से चल रही थी। पढ़ाई का मूड होता तो दोपहर भर पुस्तकालय में बैठकर दोनों नोट बनाते रहते। रमन खूब मेधावी था। उसके सारे नोट तैयार भी हो जाते और इला भी किताबों में ही उलझी होती। फिर वह तंग आकर रमन के नोट ही ले लेती। एमए प्रथम वर्ष में रमन ने इला की खूब सहायता की थी। तभी इला के पिता का तबादला दिल्ली से बाहर हो गया। बिछुड़ने के समय इला और रमन को पता चला कि उनकी मित्रता मात्र मित्रता न रहकर प्रेम में परिवर्तित हो चुकी है। दोनों में पत्र व्यवहार होता रहा। फिर भारत और पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया और रमन सेना में इमरजेंसी कमीशन लेकर सैनिक अधिकारी हो गया। संक्षिप्त से प्रशिक्षण के बाद वह मोर्चे पर भेज दिया गया। वहां से भी इला को उसके कविताओं से भरे पत्र आते रहे, पर इला हर समय भय और आशंका से त्रस्त रहती, कहीं युद्ध में कुछ अनिष्ट न घट जाए। जब युद्ध विराम हुआ तो इला की जान में जान आई। युद्ध समाप्त होने पर रमन इला से मिलने आया। तब तक इला एक पब्लिक स्कूल में अध्यापिका बन चुकी थी। रमन स्कूल से ही इला को चाय के लिए बाहर ले गया। वह उसके माता पिता से मिलने की इच्छा प्रकट की। अभी नहीं रमन, घर में मेरे ताऊजी आए हुए हैं। वह बहुत ही पुराने विचारों के हैं। यदि उन्हें पता चला कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो वह मुझे जान से ही मार देंगे। पिताजी भी उनकी बात कभी नहीं टालते। वह उन्हें मेरे और तुम्हारे विरुद्ध कर देंगे। परंतु मुझ में क्या दोष है? रमन बोला। इतनी बात भी नहीं समझते? तुम ब्राह्मण हो और हम वैश्य। ओह। कुछ क्षण चुप रहने के बाद रमन ने पूछा, तुम भी यह सब मानती हो क्या? सवाल मेरे मानने या ना मानने का नहीं, परंतु बड़ों को हम कैसे समझाएं? रमन इला के पिता से मिलना चाहता था, परंतु इला के मना करने पर ना मिला। 2 दिन ठहर कर वह फिर चला गया। जाते समय इला को लगा जैसे कोई उसके शरीर का एक भाग काट कर ले गया हो। कितना फब रहा था रमन, सेना के कैप्टन की वर्दी में, बिल्कुल अभिनेता जैसा। क्या जानती थी इला कि यही उससे अंतिम भेंट है। फिर अचानक बहुत कुछ घट गया।
पिता का रक्तचाप बहुत बढ़ गया। वह अचानक एक दिन आंगन में चक्कर खाकर गिर पड़े। डॉक्टर ने आकर देखा और पूरे 1 महीने तक आराम करने को कहा। घर में सबको समझा दिया गया कि उन्हें किसी प्रकार का सदमा न पहुंचने दिया जाए। मानसिक आघात से हृदय को आघात लगने का खतरा था। इला के बड़े भैया, जिन्हें उसके व रमन के संबंधों की भनक मिल चुकी थी, इला को समझाने लगे कि इन दिनों पिताजी को स्वप्न में भी गुमान ना हो कि वह एक विजातीय लड़के से प्रेम करती है। इससे उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इला ने रमन को एक पत्र लिखकर सब हाल लिख डाला और आगे पत्र लिखने से मना कर दिया। 2 महीने बाद इला के पिता अच्छे हो गए और दफ्तर जाने लगे। तभी राजन के घर से इला के लिए रिश्ता आया। राजन हर प्रकार से उपयुक्त था। अच्छी नौकरी थी, देखने में भी अच्छा खासा था। फिर वह अपनी बिरादरी का भी था। पिता को यह रिश्ता बहुत पसंद आया और फिर लड़के वाले स्वयं रिश्ता मांग रहे थे। इला उनकी एक ही बेटी थी। आंगन में गिरने की घटना से वह बहुत आशंकित रहने लगे थे। सोचते पता नहीं कब जीवन का अंत हो जाए। जितनी शीघ्र बेटी के हाथ पीले हो जाए अच्छा है। अब तो घर बैठे इतना बढ़िया रिश्ता आया था। इला की माँ को उन्होंने इला से बात करने को कहा। माँ ने जब इला से बात चलाई तो इला समझ ना पाई कि क्या उत्तर दे। कैसे माँ से रमन के विषय में कहे। इस छोटे से शहर में प्रेम विवाह के नाम से कैसा बवंडर उठ खड़ा होगा, यह वह अपनी सखी रमा के विवाह के समय जान चुकी थी। रमा ने एक विजातीय लड़के से अदालत में विवाह कर लिया था, परंतु रमा तो पहले ही अपने चाचा चाची के दुर्व्यवहार से तंग थी। शादी के बाद उसने अपने सब पुराने रिश्ते तोड़ डाले थे और अपना नया घर बसाने चली गई थी। परंतु इला तो ऐसा नहीं कर सकती थी। और फिर कहीं पिता को रमन के साथ प्रेम संबंधों का पता चलने पर दिल का दौरा पड़ गया तो? छोटे भाई अभी स्कूल में पढ़ रहे थे। उनकी भोली सूरतें उसकी आंखों के आगे घूम जाती। पिताजी के बाद कमाने वाले तो केवल बड़े भैया ही हैं। कैसे वह इतनी स्वार्थी बन जाए? अपने प्रेम के लिए माँ का सुहाग वह बच्चों से पिता कैसे छीन ले? माँ से उसने सोचने के लिए 2 दिन का समय ले लिया। माँ ने भी सोचा, पढ़ी लिखी अपने पैरों पर खड़ी लड़की है, झट से हाँ कैसे कर देगी। इला ने भैया से बात की। भैया पहले तो सोच में पड़े रहे, फिर बोले, देख ले इला, पिताजी के स्वास्थ्य के विषय में तो तू जानती ही है। अपने भाइयों का भविष्य अंधकार में कर क्या तू स्वयं पितृहीन होकर प्रसन्न रह सकेगी? फिर राजन में भी तो कोई कमी नहीं है। रमन ऐसा तुझे क्या खास दे देगा जो राजन के पास नहीं है? इला ने निश्चय कर लिया कि रमन को अपनी स्मृति से निकालकर माँ बाप का कहना मानने में ही सबका कल्याण है। सो उसने माँ से हाँ कह दी। जीवन के कटु यथार्थ के सामने भावुकता का क्या मूल्य। विवाह का निमंत्रण पत्र अपने हाथों से नाम व पता लिखकर उसने रमन को भेज दिया। सब्जी जलने की गंध से इला का ध्यान टूटा। शिमला मिर्च जलकर कोयला हो गई थी। फ्रिज खोलकर देखा तो एक बैंगन के सिवा कुछ भी नहीं था। वही काट कर छौंक दिया और दाल कुकर में डालकर चढ़ा दी। वैसे वह जानती थी कि यह खाना राजन को जरा भी पसंद नहीं। कितने चाव से सवेरे शिमला मिर्च मंगवाई थी। इला व राजन हिलकोट रोड के 2 मंजिले मकान की ऊपरी मंजिल पर रहते थे। वह नीचे के तल्ले पर कंपनी का गेस्ट हाउस था। वहीं का रसोइया जब अपनी खरीदारी करने जाता तो इला भी उससे कुछ मंगवा लेती थी। कभी खाना बनाने का मन न होने पर नीचे से ही खाना मंगवा लिया जाता, जो खास महंगा ना था। कमरों के आगे खूब बड़ी बालकनी थी, जहां शाम को इला अक्सर बैठी रहती। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवा जब शरीर से छूती तो तन सिहर सिहर उठता। गहरे अंधेरे में दूर तक विशालकाय पर्वतों की धूमिल बाहरी रेखाएं ही दिखाई देती। बीच में दार्जिलिंग के रास्ते में 3 धरिया की थोड़ी सी बत्तियां जुगनू की जगह टिमटिमाती रहती। राजन अक्सर दौरे पर दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, गंगटोक या कृष्णगंज जाता रहता। इला को कई बार अकेले रहना पड़ता। वैसे नीचे गेस्ट हाउस होने से कोई डर न था। इला ने चाय बनाई, वह प्याला लेकर बालकनी में आ बैठी। शाम गहरा गई थी। हील कोट रोड पर यातायात काफी कम हो गया था। अकेली बैठी हमेशा की तरह इला फिर अपने अतीत में जा पहुंची। शादी के बाद राजन की बदली सिलीगुड़ी में हो गई थी। कंपनी की ओर से उसे क्वार्टर मिल गया था। राजन के साथ शादी के बाद भी इला रमन को नहीं भुला पाई थी। तन जरूर राजन को समर्पित कर दिया था, परंतु मन को वह समझा नहीं पाती थी।
वह भरसक अपने को घर गृहस्थी में उलझा कर रखती। उसका घर शीशे की तरह चमकता रहता। चाय, नाश्ता, खाना सब ठीक समय पर बनता। राजन के बोलने से पहले ही वह उसकी सब आवश्यकताएं समझ जाती थी, परंतु रात आते ही वह चोरों की तरह छिपने लगती। राजन के गर्म पानी के सोते की तरह उबलते प्रेम का वह कभी उतनी गर्मजोशी से प्रतिदान न कर पाती। ऐसे में राजन अक्सर झल्लाकर बैठक में सोने चला जाता। इला ठंडी शिला की तरह पड़ी रोने लगती। राजन कई तरह से उसका मन बहलाने का प्रयत्न करता। कभी दौरे पर अपने साथ ले जाता, कभी घुमाने, कभी उसे कई विदेशी साड़ियां, सुगंधित इत्र और सौंदर्य प्रसाधन मंगवा कर देता। परंतु इला थी कि पसीजना ही भूल गई थी। जीवन की सब खुशियां उसके हाथों से मुट्ठी से फिसलते रेत की तरह खिसकती जा रही थी। राजन भी इसे अपनी नियति समझकर चुप बैठ गया था। परंतु कभी कभी मित्रों के परिवारों के साथ बाहर की सैर का कार्यक्रम बनने पर इला के इस अनोखे मूड के कारण उसे बड़ा दुख होता। पुरुष एक कार्यकुशल गृहिणी ही नहीं, प्रेमिका, पूर्ण सहयोगी, किसी भूमिका अदा करने वाली पत्नी चाहता है। परंतु इला ना जाने किस मृग मरीचिका के पीछे भटक रही थी। एक कुशल गृहिणी की भूमिका निभाकर ही वह अपने पत्नीत्व को सार्थक और अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ रही थी। कभी कभी उसे अपने पर क्रोध भी आता। क्या दोष है बेचारे राजन का? क्यों वह उसे हमेशा निराश करती है? क्यों वह दूसरी स्त्रियों की तरह हंस और खिलखिला नहीं सकती? क्यों वह अन्य पत्नियों की तरह राजन को कभी डांट नहीं पाती? क्यों उन दोनों का कभी झगड़ा नहीं होता? झगड़े के बाद की मान मनोबल का मीठा स्वाद तो उसने शादी के बाद आज तक चखा ही ना था। इला की बात से राजन कितना खिन्न हो गया था। जब से मिरिक का नया हिल स्टेशन बना था, सब लोग वहां जाने को उत्सुक थे। कितने दिनों से राजन अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का कार्यक्रम बना रहा था, और इला ने उसके सारे उत्साह पर एक ही मिनट में पानी फेर दिया था। राजन ने ही सबके लिए वहां टूरिस्ट लॉज बुक करवाया था, पर अब इला के ना जाने से उसकी स्थिति कितनी खराब होगी। रात को राजन आया तो कपड़े बदलकर चुपचाप लेट गया। खाना भी नहीं खाया। इला ने धीरे से मिरिक की बात चलानी चाही तो उसने कह दिया, मैंने सबको कह दिया है कि एक आवश्यक कार्य के कारण मैं ना जा सकूंगा। अब तुम क्यों परेशान हो रही हो? कहकर उसने करवट बदलकर आंखें बंद कर ली थी, जैसे सो गया हो। लेकिन कार्यक्रम तो तुमने ही बनाया था। तुम्हारे ना जाने से सबको कितना बुरा लगेगा। इला धीरे से बोली, अच्छा या बुरा लगने से तुम्हें तो कुछ अंतर पड़ने वाला नहीं है। जो होगा मैं देख लूंगा। तुम तो यहीं अपनी रसोई, सब्जी, घर गृहस्थी के चक्कर में उलझी रहो। इला रोने लगी। राजन कुछ पिघला, करवट बदलकर कोहनी के बल लेट कर बोला, इला, क्यों तुम मेरे साथ कहीं भी जाकर खुश नहीं होती? क्यों हर समय उदास रहती हो? इस घर में तुम्हें क्या कमी है, या मैं तुम्हें क्या नहीं दे पाया जो अन्य पति अपनी पत्नियों को देते हैं? इला कुछ बोल नहीं पाई। कहती भी क्या? राजन फिर बोला, हमारे घर में सुख सुविधा के कौन से साधन नहीं हैं। हम बहुत धनी ना सही, परंतु मजे में तो रह ही रहे हैं। फिर भी तुम में किसी बात के लिए उत्साह नहीं। मेरे मित्रों की पत्नियां पति द्वारा लाए एक साधारण साड़ी पर खुशी से उछल पड़ती हैं, परंतु तुम तो हंसी खुशी की सीमा से कहीं बहुत दूर हो। हिमखंड जैसी ठंडी, तुम अपने इस ठंडेपन से मेरी भावनाओं को भी सर्द कर देती हो। इला को उसने अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। क्या तुम किसी और को चाहती हो जो मेरा प्यार सदा प्यासा ही लौटा देती हो? इला ने झट से अपनी आंखें पोंछ डाली। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? फिर क्या विवाह से पहले किसी को चाहती थी? राजन ने गहरी दृष्टि डालते हुए पूछा। तुम आज क्या बेकार की बातें ले बैठे हो? यदि ऐसा होता तो मैं तुमसे विवाह ही क्यों करती? बात भी ठीक थी। इला कोई अनपढ़ भोली भाली लड़की तो थी नहीं कि उसकी शादी जबरदस्ती कहीं कर दी जाती। सगाई से पहले 2-3 बार राजन उससे मिला था। उस समय कभी नहीं लगा था कि विवाह के लिए उससे जबरन हाँ कराई गई है। जब राजन की माँ उसे अपनी पसंद की साड़ियाँ खरीदने के लिए बाजार ले गई थी, तो उसने बड़े शौक से अपनी पसंद की साड़ियाँ खरीदी थी। फिर बाद में रेस्तरां में भी सहज भाव से गपशप करती रही थी। प्रारंभ से ही इला उसे समझदार लड़की लगी थी। आम लड़कियों की तरह खींची करके लजाने शर्माने व छुई मुई हो जाने वाली नहीं। अपने एक खास मित्र के कहने से वह जब उसकी मंगेतर को मिलने गया था, तो वह कमसीन छोकरी मुंह पर हाथ रखे
सारा समय अपनी हंसी ही दबाती रही थी। बार बार उसके गाल और कान लाल हो जाते थे। राजन ने सोचा था, यह पत्नी बनकर घर संभालने जा रही है या स्कूल की अपरिपक्व लड़की पिकनिक मनाने जा रही है। इसी से इला की गंभीरता ने उसे आकृष्ट किया था। स्वयं भी उसकी आयु एकदम कम न थी, जो किसी अल्हड़ लड़की को ढूंढता। उसने सोचा था कि परिपक्व मस्तिष्क की लड़की से अच्छी जमेगी, परंतु इला का हृदय तो ना जाने कौन सी परतों में छिपा पड़ा था, जिसकी था वह अभी तक नहीं पा सका था। विवाह के प्रारंभिक दिनों में उसने सोचा था कि शायद नया माहौल होने से ऐसा है, परंतु अब तो यहाँ उन दोनों के सिवा घर में कोई ना था, जिसके कारण इला इस तरह दबी घुटी सी रहती। किसी तरह भी वह यह गुत्थी नहीं सुलझा पा रहा था। कई औरतें ऐसी ही शुष्क होती हैं, किसी तरह अपने मन को समझाकर वह संतोष कर लेता। बिना मतलब गृहस्थी उजाड़ने का क्या लाभ। आज भी इला को बाहों में लिए लिए ही वह सो गया। किसी तरह की मांग उसने इला के सामने नहीं रखी। इला मन ही मन स्वयं को कोसती रही और निश्चय करती रही कि अब वह अपने को बदलने का प्रयत्न करेगी, परंतु वह स्वयं भी जानती थी कि अगले दिन से फिर पहले वाला ही सिलसिला शुरू हो जाएगा। वैसे अपने जीवन का यह निश्चय उसने स्वयं किया था, इसके लिए वह किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकती थी। प्रेम कहानी के इस त्रिकोण में ना किसी ने दगा की थी, ना कोई दुष्ट बीच में आया था। जीवन की एक कड़वी सच्चाई थी और पात्र यथार्थ के धरातल पर जीने वाले इसी दुनिया के जीव थे। सिनेमा में गाते नाचते पियानो बजाते बिसुरते नायक नायिका नहीं थे, परंतु अब अपने साथ साथ वह राजन को भी सजा दे रही थी। सगाई से पहले वह बाद में वह उससे साधारण रूप से मिलती थी, जिसमें सहज मित्रता थी, परंतु शादी के बाद अपने उत्तरदायित्व को वह संभाल नहीं पा रही थी। दूसरे दिन इला ने अपने आप को बदलने का यत्न शुरू कर दिया। शाम को बालकनी में जब राजन के साथ बैठती तो उसकी बातों में रुचि लेती। कभी कभार उसके दफ्तर के कामकाज के विषय में भी पूछती, परंतु रात सोने के समय फिर कछुए की तरह अपने खोल में सिमट जाती। राजन इतने परिवर्तन से भी प्रसन्न था। सोचता था कि आहिस्ता आहिस्ता इला अपनी झिझक से मुक्ति पा लेगी। इस बार राजन गंगटोक के दौरे पर जाने लगा तो एक छोटे से सूटकेस में 2-3 कपड़े लेकर इला भी कार में आ बैठी। राजन हैरान रह गया। तुम भी चलोगी? क्यों, मेरा टिकट लगेगा क्या? राजन ने हंसकर कार स्टार्ट कर दी। 3-4 दिन में काम समाप्त कर राजन सिलीगुड़ी के लिए लौट पड़ा। इस बार राजन भी इतना खुश था कि कार की टंकी भराने का भी उसे ध्यान न रहा। अभी वे लोग कालीझोरा तक ही पहुंचे थे कि कार बंद हो गई। रात होने लगी थी। किसी तरह कार ठेलकर वह कालीझोरा के रेस्ट हाउस तक ले गया। पत्थरों पर उछलती बहती पहाड़ी नदी के किनारे बना यह सुंदर रेस्ट हाउस एक बड़ी चट्टान पर स्थित था। गोलाकार सीढ़ियां ऊपर तक चली गई थी। रेस्ट हाउस का चौकीदार राजन को पहचानता था। उसने दोनों के लिए बड़ा वाला कमरा खोल दिया। राजन कार से एक ट्रक में लिफ्ट लेकर पेट्रोल लाने चला गया। जाने से पहले रात का खाना उसने चौकीदार को बनाने को कह दिया था। इला बरामदे के जंगले पर खड़ी नदी की ओर देखने लगी। वहां एक जोड़ा पानी के किनारे बैठा शायद पिकनिक मना रहा था। टिफिन एक किनारे पड़ा था। दरी पर ताश के पत्ते बिखरे पड़े थे। स्त्री की खनखनाती हंसी यहां तक सुनाई दे रही थी। वह कभी पति से पत्ते छीन लेती, कभी बेईमानी करने पर उस पर चिल्लाती, कभी हारने पर अपने पत्ते गड्डी में मिला देती। दोनों बच्चों की तरह झगड़ रहे थे। चौकीदार इला के पास आकर खड़ा हो गया। उसे युगल जोड़े की ओर देखते पाकर बोला, ये साहब लोग भी यहीं ठहरे हैं, छुट्टी पर आए हैं। इला बोली, मैं जरा नदी किनारे घूम आती हूँ। जाने क्यों वह पुरुष उसे जाना पहचाना लग रहा था। सीढ़ियां उतरकर नदी का सूखा चौड़ा पाट पार करके नदी किनारे तक पहुंचने में इला को काफी समय लग गया। पुरुष ताश समेट चुका था तथा स्त्री चाय की फरमाइश कर रही थी। इला की ओर उन दोनों की पीठ थी। तभी पुरुष बोला, चलो रेस्ट हाउस में चलकर चाय पियेंगे। नहीं, यहीं बनाकर पिलाओ, जैसे बाकी पिकनिक पर पिलाते हो, और आज तो तुम्हें बेईमानी करने की सजा भी मिलेगी। इला अपने स्थान पर जड़ सी खड़ी हो गई। रमन को पहचानने में वह कभी भी भूल नहीं कर सकती थी। तभी रमन पलटा। वह इला को सामने देखकर हतप्रभ सा रह गया। तुम? रमन की पत्नी भी दोनों को देख रही थी।
आप एक दूसरे को जानते हैं क्या? हाँ, रमन संभला। कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। रमन ने दोनों का परिचय कराया। उसकी पत्नी मीता ने रमन को फिर कहा, जाइए ना, लकड़ियां जमा करके लाइए। अब तो इला दीदी को भी चाय पिलाएंगे। रमन चला गया। मीता इला के साथ बातें करने लगी। बड़ी प्यारी सरल हृदया लड़की थी। 15 मिनट में ही चटाचट बोलती ढेरों बातें कर गई। अपने व रमन की हनीमून की बातें, प्यार झगड़े का सारा ब्यौरा उसने इला को सुना डाला। हंसती खिलखिलाती, शर्म से दोहरी होती, वह सब कहती गई। इला मुख पर मुस्कुराहट लिए उसकी सब बातें सुनती रही। तब तक रमन लकड़ियां जमा करके ले आया। 3 बड़े-बड़े पत्थर जोड़कर उसने चूल्हा बना पतीले में चाय का पानी रख दिया। थोड़ी ही देर में उबलती चाय मगों में डालकर उसने दोनों को दे दी। स्वयं भी एक मग लेकर पास बैठ गया। मीता नाक चढ़ाकर बोली, एकदम कड़वी कर दी है, आज कैसी चाय बनाई है? अच्छी तो है, इला बोली। नहीं दीदी, रोज सवेरे मुझे बेड टी बनाकर देते हैं, इतनी बढ़िया बनाते हैं, क्या बताऊं। रमन शर्मा सा गया। क्या बेकार बातें कर रही हो, इला क्या सोचेगी? इला हंस पड़ी। मीता रूठकर मुंह फुलाकर बैठ गई। दोनों ने मिलकर उसे मनाया, फिर सब सामान समेटकर रेस्ट हाउस की ओर चल पड़े। तुम्हारे पति कहाँ हैं? वह तो पेट्रोल लेने गए हैं। तीनों सहज बातचीत करते हुए रेस्ट हाउस तक आ गए। मीता कपड़े बदलने चली गई तथा रमन व इला बरामदे में खड़े हो गए। शादी कब की रमन? इला ने पूछा। अभी 1 साल हुआ। फिर चुप्पी छाई रही। जिस रमन के लिए इला इतनी उदास परेशान रहती थी, आज सामने पाकर उसे कोई बात करने के लिए नहीं सूझ रही थी। रमन ही बोला, तुम्हारा कार्ड मिला था, उससे पहले पत्र भी मिला था। तुमको मुझसे कोई गिला तो नहीं रमन? इला ने रुक रुक कर पूछा। शुरू में बुरा लगा था, परंतु तुम्हारा पत्र के बाद शादी का कार्ड मिलने पर मैं समझ गया, मैं तुम्हें किसी भी तरह दोष नहीं दे सका। इला के हृदय से एक भारी बोझ सा उतर गया। तुम्हारी शादी के बाद काफी देर तक मैं खोया सा रहा। फिर माँ ने मेरे लिए मीता को पसंद कर लिया। माँ का दिल ना दुखाने के लिए मैंने भी हाँ कर दी। तुमने तो शादी कर ही ली थी, तुम्हारे वियोग में कब तक देवदास बना बैठा रहता। रमन हंसने लगा। बहुत अच्छा किया रमन, मीता बहुत ही प्यारी लड़की है। वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य है। मैं और तुम एक दूसरे का अतीत है जो मर चुका है। हाँ इला, जीवन में कहीं कुछ खो देने पर जीवन वहीं तो समाप्त नहीं हो जाता। हमारे समाज, परिवार, माता पिता के प्रति भी तो हमारा कुछ कर्तव्य होता है, जिसे भावनाओं की वेदी पर न्यौछावर नहीं किया जा सकता। टूटे तारों को जोड़कर फिर प्यार का तारतम्य बैठाया जा सकता है। सुनने वाला बदल जाता है, परंतु गीत तो वही रहता है। अब आप इला दीदी के सामने क्या दर्शन झाड़ रहे हैं? मीता अंदर से आते हुए बोली। आपको तो दार्शनिक होना चाहिए था। फौज में कहाँ भर्ती हो गए, फौजियों का नाम बदनाम करने। कुछ देर बाद राजन भी पेट्रोल लेकर वापस आ गया। मीता व रमन से मिलकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। रात सबने एक साथ खाना खाया व देर तक बरामदे में कुर्सियों पर बैठे गप्पे मारते रहे। सवेरे तड़के उनसे विदा लेकर राजन व इला चल पड़े। रमन व मीता देर तक खड़े हाथ हिलाते रहे। वापसी में राजन ने उनसे सिलीगुड़ी रुकने का वचन ले लिया। राजन तेजी से कार चला रहा था। आज वह हर हालत में दफ्तर जाना चाहता था। उसका तो पिछली रात ही सिलीगुड़ी पहुंच जाने का कार्यक्रम था। आज उसने एक जरूरी बैठक रखी हुई थी। इलाका तो एक रात में ही जैसे काया पलट हो गया था। जिस मरीचिका के पीछे वह कब से भाग रही थी, पिछली शाम उसे पाकर लगा कि वह तो सूखी जलती रेत के सिवा कुछ भी नहीं। उसका नखलिस्तान तो उसके अपने घर में ही था, जिसे वह अपनी मूर्खता से अब तक मरुस्थल बनाए हुई थी। उसे अपने पर बड़ी ग्लानि हुई। अब वह और नहीं भटकेगी। राजन को अब वह कभी कुएं के पास से प्यासा नहीं जाने देगी। अपनी अनंत प्यास का भी उसे आज एहसास हो रहा था। रमन अपने वर्तमान से समझौता कर कितना प्रसन्न था। दोनों हाथों से मीता के साथ मिलकर जीवन की खुशियां बटोर रहा था, जबकि वह अपनी बेवकूफी से अपना आंचल रीता किए जा रही थी। पर अब वह कभी ऐसा नहीं होने देगी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर राजन की गोद में रख दिया। राजन ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए
दूसरे हाथ से इला का हाथ दबाया, जैसे दोनों में नए कॉल इकरार हुए हों। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।